19 है, कोरोना का जो ये चल रहा है, ऐसे में राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दो। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सारी दुनिया में अपील करी है। भारत में उल्टा हो रहा है। यहां नए नए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला जा रहा है। सामाजिक न्याय के चिंतक हैं जो दलित समाज से आते हैं, वो जब इस साजिश का पर्दाफाश करते हैं तो ये जो मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी शक्तियां हैं ये डर जाती हैं, क्योंकि ये लोग अल्पसंख्या में हैं। जो सवर्ण जातियां हैं वो अल्पसंख्यक हैं, बहुत कम प्रतिशत है, लेकिन वो सत्ता में है। अमीर बनने के लिए दो चीजें चाहिए: प्राकृतिक संसाधन पर कब्जा और मेहनत कश की मजदूरी की लूट। जब तक ये दोनों चीजें ना हो तब तक ना कोई अंबानी बन पाएगा, ना कोई अडानी बन पाएगा। उनकी गलती ये है कि वो संविधान और इंसान के जो हक है, बुनियादी हक है, एक इंसान के जिंदा रहने का हक, इज्जत से जीने का हक, बराबरी का हक, इसके लिए आवाज उठाते हैं। इसलिए उन्हें आज जेल में डाल दिया गया है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई कि बराबरी के हक के लिए आवाज उठाने की वजह से किसी को जेल में डाला जाए? तो ये बिल्कुल सच है। गौतम नवलखा, ईपीडब्ल्यू नाम की एक मैगजीन है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, जो बहुत जिसका इज्जत से नाम लिया जाता है और जिसको देश के जाने माने पढ़े लिखे लोग जो नीति निर्माता हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो पढ़ते हैं, उसके गौतम नवलखा संपादक रहे हैं। और गौतम नवलखा से सरकार की बात तब बिगड़ी जब गौतम नवलखा ने छत्तीसगढ़ में होने वाले मानवाधिकार हनन का सवाल उठाया और सोनी सोरी का जो मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट ले गए। गौतम नवलखा सोनी सोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता है और आज उनको जेल में डाल दिया गया है। सोनी सोरी की लड़ाई अभी अधूरी है। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट सोनी सोरी के केस के ऊपर बैठा हुआ है। आपको मालूम है, सोनी सोरी एक आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आदिवासियों के हक में आवाज उठाने की वजह से सोनी सोरी को पुलिस स्टेशन में ले जाकर बिजली के झटके दिए गए और उनके शरीर में, प्राइवेट पार्ट्स में पुलिस ने पत्थर भर दिए और उन्हें जेल में डाल दिया। 2.5 साल वो जेल में रही। गौतम नवलखा ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के ऊपर होने वाले सरकारी जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई। वो भी एक वजह है कि उन्हें जेल में डाला गया। दरअसल राजनीति का मुख्य काम है गरीबों से छीनना और अमीरों को देना। आप जानते हैं, कोई भी अमीर गरीब की जमीन और गरीब की मजदूरी, मेहनत लूटे बिना अमीर नहीं बन सकता। अमीर बनने के लिए दो चीजें चाहिए: प्राकृतिक संसाधन पर कब्जा और मेहनत कश की मजदूरी की लूट। जब तक ये दोनों चीजें ना हो तब तक ना कोई अंबानी बन पाएगा, ना कोई अडानी बन पाएगा। ये दोनों चीजें सरकार लूट कर देती है, क्योंकि इस देश की जमीनों पर कब्जा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की बंदूकों के बल पर ही किया जाता है। सारे भारत में आप देख लें, जमीनों पर कब्जा सरकारी बल करते हैं और छीन करके उद्योगपतियों को दे देते हैं। और अमीर बनने के लिए दूसरी चीज चाहिए, मजदूर की मेहनत। मजदूर जब भी पूरी मजदूरी मांगता है उसको पुलिस पीटती है उद्योगपति की तरफ से। तो दोनों बार, जमीन छीनने के लिए भी गरीब की और मेहनत छीनने के लिए सरकार उद्योगपतियों की मदद करती है, पूंजीपतियों की मदद करती है। मानवाधिकार कार्यकर्ता आवाज उठा देते हैं, वो मजदूर के पक्ष में आवाज उठा देते हैं और वो गरीब जो जिसकी जमीन छीनी जा रही है, आदिवासी की, किसान की, उसके पक्ष में आवाज उठा देते हैं। इस बात से सरकार
चिढ़ जाती है और वो कहती है कि ये लोग नक्सली हैं, माओवादी हैं। हम एक बात पूछते हैं कि आजादी से लेकर आज तक सरकार ने कहीं भी उद्योगपतियों के लिए जमीन प्रेम से ली है क्या? जहां माओवादी नहीं है वहां भी सरकार सीआरपीएफ भेजती है, पुलिस भेजती है, किसानों को पीटा जाता है, जेल में डाला जाता है, बेटियों से बलात्कार किया जाता है, घर जला दिए जाते हैं। दिल्ली में तो कोई नोएडा, भट्टा पारसौल, दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर, वहां तो कोई माओवादी नहीं था, वहां भी किसानों के घर जलाए गए थे। तो ये माओवादियों का सवाल नहीं है, ये सवाल है कि किसानों की जमीन छीनने के लिए भारत में हमेशा पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। यहाँ माओवादी नहीं होते तो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस आती और आदिवासियों की जमीनें ऐसे ही सीआरपीएफ के दम पर छीनी जाती। तो ये जो विकास का मॉडल है जिसमें गरीब की जमीन छीन लो, उसकी मेहनत का मजदूरी ना दो, और जब वो मजदूरी मांगे और जमीन देने से इनकार करें तो उसको पीटो, सरकार उसको पीटे, ये जो विकास का तरीका है जो गरीब के खिलाफ है और अमीरों के हक में है, मानव अधिकार कार्यकर्ता इस पर आवाज उठाते हैं तो सरकार कहती है कि ये लोग नक्सली हैं, ये लोग माओवादी हैं, ये लोग विकास के दुश्मन हैं, ये लोग देश के दुश्मन हैं। जबकि हमारा कहना यह है, जो हम सब का, चाहे वो विनायक सेन हो, चाहे वो गौतम नवलखा हो, चाहे सोनी सोरी हो, चाहे हम लोग हैं, हम सबका एक ही कहना है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये किसी पीढ़ी के लिए नहीं है। जो जमीन के नीचे कीमती खजाने हैं, लोहा है, टिन है, दूसरी चीजें हैं, एल्युमिनियम है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तो जितनी जरूरत है उसका आकलन करके खनन होना चाहिए। लेकिन सरकार क्या करती है, वो कंपनियों को ठेका दे देती है। कंपनियां जरूरत के हिसाब से नहीं खोदती, वो मुनाफे के हिसाब से खोदती हैं। और प्राकृतिक संसाधन मुनाफा कमाने के लिए नहीं है। जैसे ही हम ये बात कहते हैं, सरकार कहती है विकास का विरोध कर रहे हैं। हम कहते हैं हम विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसका विकास? चंद पूंजीपतियों की तिजोरियां भरने के लिए हम आने वाले बच्चों के लिए रखा हुआ कीमती संसाधन आज क्यों खोद के फेंक दें? तो सरकारों को हम जो कह रहे हैं, चाहे गौतम नवलखा कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। इस वजह से आज गौतम नवलखा को जेल में डाल दिया गया। दूसरे जो साथी हैं, आनंद तेलतुंबड़े, वो प्रोफेसर रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं कंपनियों के, उनकी पत्नी भी प्रोफेसर हैं और वो बाबा साहब अंबेडकर के परिवार से आते हैं। उसमें उनकी शादी हुई है अंबेडकर साहब के परिवार में। और आज अंबेडकर जयंती को आनंद तेलतुंबड़े को गिरफ्तार किया गया है। वो एक दलित चिंतक हैं और उन्होंने मार्क्स, बाबा साहब, इनका समन्वय किया। गांधी, इस सब को साथ लेके चल रहे हो। आनंद तेलतुंबड़े कहते हैं कि एक तरफ गांधी हैं, मार्क्स हैं, बाबा साहब हैं, भगत सिंह हैं, फुले हैं, पेरियार हैं, और सामने आरएसएस है। आप चुनो आप किस तरफ हो। उनका बार बार कहना है कि अंबेडकरवादियों की लड़ाई गांधी से नहीं है, मार्क्स से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद, जातिवाद और मनुवाद से है। तो आनंद तेलतुंबड़े को भी जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि जो आरएसएस और बीजेपी है वो हिंदुत्व की राजनीति करता है, वो सवर्ण जातियों का जो वर्चस्व है उसको पुनर्स्थापित करना चाहता है। जो भारत में पहले सवर्ण जातियां अमीर होती थीं, सारा सामाजिक रुतबा उनके पास था, आर्थिक शक्ति उनके पास थी, राजनीतिक शक्ति उनके पास थी, लेकिन आजादी के बाद समानता आने का निर्णय हुआ। तो जो पहले से सत्तावान जातियां थीं उन्होंने आरएसएस का गठन किया और उन्होंने कहा कि नहीं, आजादी के बाद भारत का लक्ष्य समानता नहीं होगा, बल्कि भारत का लक्ष्य हिंदू गौरव की पुनर्स्थापना होगी।
और भारत की राजनीति को सांप्रदायिकता की तरफ मोड़ दिया। और आज दलितों को हिंदुत्व का झांसा देकर के ये जो जातिवादी शक्तियां हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ लड़वा करके अपने शोषण को, जातिवाद को बरकरार रखे हुए हैं। अब जो सामाजिक न्याय के चिंतक हैं, जो दलित समाज से आते हैं, वो जब इस साजिश का पर्दाफाश करते हैं तो ये जो मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी शक्तियां हैं, ये डर जाती हैं, क्योंकि ये लोग अल्पसंख्या में हैं। जो सवर्ण जातियां हैं वो अल्पसंख्यक हैं, बहुत कम प्रतिशत है, लेकिन वो सत्ता में है और उनकी आधार है ये दलित, ओबीसी जातियां। इनको मुसलमानों के खिलाफ भड़का करके ये सत्ता में बैठी हैं सवर्ण जातियां। तो जब कोई अंबेडकर साहब का नाम लेकर, गांधी का नाम लेकर इस सवर्णवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ दलित, ओबीसी को ऑर्गेनाइज करता है, तो ये लोग डर जाते हैं कि हमारे हाथ से सत्ता निकल जाएगी। तो आनंद तेलतुंबड़े दलितों की सशक्त आवाज थे, दलित चेतना। और वो खाली दलितों के लीडर नहीं थे, वो सबके लिए, जो जितने भी न्याय और समानता के पक्ष में लोग हैं, उन सबके लिए वो लिखते थे और उनको सारी दुनिया में पढ़ा जाता था। तो आज उनको भी जेल में डाल दिया गया है। ये आज बहुत ही दुख का दिन है कि न्याय के लिए लड़ने वाले 2 लोगों को जेल में डाला गया है। हमारे बहुत सारे साथी जो 60 साल, 50 साल से ऊपर के, 60 साल से ऊपर के हैं, सुधा भारद्वाज हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो मानव अधिकारों के लिए जिन्होंने जिंदगी भर काम किया। सुधा भारद्वाज अमेरिका में पैदा हुई, लंदन में पढ़ाई की, जिंदगी भर मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ में काम किया, आज वो भी जेल में है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये कोविड-19 है, कोरोना का जो ये चल रहा है, ऐसे में राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दो। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सारी दुनिया में अपील करी है। भारत में उल्टा हो रहा है, यहां नए नए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला जा रहा है। तो ये बहुत ही एक दमनकारी समय है, जहां पर समाज में गरीबों के लिए आवाज उठाने वाले, दलितों के लिए आवाज उठाने वाले, आदिवासियों के लिए आवाज उठाने वाले, इस देश के पर्यावरण के लिए आवाज उठाने वाले लोगों को, संविधान के पक्ष में आवाज उठाने वाले लोगों को जेल मिल रही है। और जो लोग दंगे करा रहे हैं, जो लोग तड़ीपार हैं, जो लोग अपराधी हैं, वह सत्ता में बैठे हुए हैं। और ये बहुत ही भयानक समय है जनता के लिए। इसको पहचानना होगा, जनता को पहचानना होगा। हम तो आवाज उठा सकते हैं, जनता को बता सकते हैं, फैसला तो जनता को करना है कि उसे मजहब के झूठे नारों में फंसकर अपने बुनियादी प्रश्नों को गर्त में डालना है या अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनानी है। और जो लोग उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उन लोगों को सत्ता सौंपनी है, या जो उनके अधिकारों के लिए लड़ना है, उनके लिए आवाज उठानी है।